नमस्कार दोस्तों, टीचर्स जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो हम लोगों ने अपने टीसीटी और पीजीटी और साथ साथ में इसमें कुछ भाग यूपी टीईटी और सुपर टेट का भी रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इतिहास को पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमने भाषा को भी पढ़ा। ठीक है, और भाषा के परिभाषा को पढ़ा। अब भाषा के अन्य रूपों को भी हम देख रहे हैं। साथ साथ हमने देखा था कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं भाषा के रूप को। भाषा के रूप को हमने देखा। ठीक है, तो भाषा का जो रूप होता है वो इसका 3 रूप होता है। भाषा का जो रूप होता है 3 रूप होता है। पहला राष्ट्रभाषा, दूसरा बोलियां और तीसरा परिनिष्ठित। ठीक है, राष्ट्रभाषा, बोलियां, परिनिष्ठित। ठीक है, पहले देख लेते हैं बोलियां क्या होती हैं। देखते हैं हम जरा बोलियां क्या होती हैं। तो भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहा जाता है। मतलब ये कि जो आम जनता होती है, जिस आम भाषा का प्रयोग करती है, आम बोली का प्रयोग करती है कम्युनिकेशन करने के लिए, बोलचाल की जो भाषा प्रयोग करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम बोली कहते हैं। ठीक है, जो आम भाषा या बोलचाल की भाषा का प्रयोग करती है उसे हम बोली कहते हैं। ठीक, चलिए अब बोली और भाषा में अंतर क्या होता है? बोली या भाषा में अंतर क्या होता है? तो जो बोली होती है उसमें अपनी कोई लिपि नहीं होती है, जबकि भाषा में उसकी एक अलग लिपि होती है। ठीक है, बोली में लिपि नहीं होती है, जबकि भाषा में उसकी अपनी एक लिपि होती है। ये लिपि क्या होती है? तो लिपि क्या है? लिपि है कि प्रत्येक भाषा का जिसको लिखा जाता है, प्रत्येक भाषा को लिखने का एक विशेष ढंग होता है, तरीका होता है। ठीक है, प्रत्येक भाषा को लिखने का एक विशेष तरीका होता है, एक विशेष ढंग होता है। इसी लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी या संस्कृत है, उसका लिपि क्या है? देवनागरी, जिसमें आपको ये मिल रहा है, ये देवनागरी जिसमें हम लिख रहे हैं ना, वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, वहीं पंजाबी देख लीजिए आप, पंजाबी देख लेंगे तो जो उसकी लिपि होती है वो गुरमुखी होती है। कौन सी लिपि होती है भाई? गुरमुखी होती है। हो सकता है कुछ ऐसे लिखा जाता होगा, ऐसे कुछ, मुझे पता नहीं एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, बट जो उनका स्टाइल होता है वो कुछ दूसरे तरह का होता है। वो जैसे हम लिखते हैं वैसे वो नहीं लिखते। ठीक है, कुछ ऐसे लिखते हो, कुछ और तरह का लिखते हो। ठीक है, तो उनकी लिपि क्या है, उनका लिखने का तरीका क्या है, वो अलग है। जबकि देखिए मान लीजिए भोजपुरी है ना, भोजपुरी अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, हम पढ़त बाटी, या कई लोग कहते हैं हम पढ़त बानी। ठीक है, तो ये भोजपुरी हुई ना, लेकिन हम लिख कैसे रहे हैं? देवनागरी में लिख रहे हैं। तो क्या इसकी कोई अलग लिपि है?
क्या इसका कोई अलग लिखने का तरीका है? नहीं, नहीं। ये क्या कर रही है, जो हिंदी था हमारा हिंदी, बस उसकी एक सामान्य बोली है। हिंदी का एक सामान्य बस बोली है, ठीक है, जिसको हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। तो भोजपुरी क्या है, बस एक बोली है, ना कि एक भाषा है। भाषा क्या होगी, जिसकी अपनी एक अलग लिपि होगी, ठीक है। जैसे हिंदी और संस्कृत देवनागरी में, और अंग्रेजी जो होता है वो आपका रोमन में लिखा जाता है, और जो आपका पंजाबी होता है गुरमुखी में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने देखा बोलियां। अब बात करते हैं परिनिष्ठित की, बात करते हैं परिनिष्ठित से। तो जब बोली में व्याकरण से, जब बोली को व्याकरण से सुसज्जित कर दिया जाए या परिनिष्ठित कर दिया जाए, परिष्कृत कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है, वो आपकी परिनिष्ठित भाषा बन जाती है, परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जैसे आज की खड़ी बोली को ले लीजिए, आज की खड़ी बोली को ले लीजिए, ठीक है। पहले क्या थी, पहले एक बस ये सामान्य बोली थी, पहले क्या थी, बस एक सामान्य बोली थी। लेकिन जब इसको व्याकरण से सुसज्जित कर दिया गया, जब इसको व्याकरण से सुसज्जित कर दिया गया, परिष्कृत कर दिया गया, तो वो क्या बन गया, आज वो परिनिष्ठित भाषा बन गया। क्या बन गया, आज वो परिनिष्ठित भाषा बन गया, ठीक है। तो आपको बोलियां और परिनिष्ठित भाषा से समझ में आया होगा। चलिए, अब बात करते हैं जरा राष्ट्रभाषा की, बात करते हैं जरा राष्ट्रभाषा की। तो जब कोई भाषा बहुत व्यापक बोला जाता है, व्यापक रूप से बोला जाता है, ठीक है, तो उस भाषा का राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर, उस भाषा को राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान दे दिया जाता है, ठीक है। अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी भी बहुत व्यापक बोला जाता है, विश्व में तीसरे नंबर का है, पहला मंदारिन, दूसरा इंग्लिश और तीसरा हिंदी, बहुत व्यापक बोला जाता है, ठीक है। लेकिन दक्षिण का जो पार्टियां हैं, अनाद्रमुक वगैरह हैं, उन्होंने क्या किया, इसको राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया, ठीक है, इसको राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया, अनशन करने लगे, हड़ताल करने लगे। लेकिन राष्ट्रीय नेताओं ने इसे राजभाषा का सम्मान प्रदान किया हिंदी को, और हिंदी के साथ बहुत ही बेईमानी हुई ये वाली, ठीक है। तो हिंदी एक हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि एक राजभाषा है, ठीक है। हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है। चलो देख लें कि जो हमारी जब हमारा जो देश था, जब गणतंत्र आया, संविधान जब बना उसका, तो उसमें अनुसूचियों में कौन कौन सी भाषाएं, किस अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं रखी हुई थी। तो जान लीजिए 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संविधान लागू हुआ था उसका, 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं रखी हुई थी, ठीक है, 14 भाषाएं रखी हुई थी। लेकिन वर्तमान में संशोधन होते गए और वर्तमान में अभी कितने हैं, अभी 22 भाषाएं आपके 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं, ठीक है। चलिए जरा इसका हम थोड़ा सा एक टेबल बना लेते हैं कि कौन कौन सी वो 14 भाषाएं थीं जो 1950 के लगभग में थीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। चलिए
चेंज करते हैं ज़रा इसको। तो पहला क्या था? पहला था आपका बंगाल यानी कि बंगाली, दूसरा मराठी, मराठी, तीसरा उड़िया, उड़िया, चौथा पंजाबी, पंजाबी, पांचवा हिंदी आपका, छठा गुजराती, ये सबके अपने अपने लिपि होंगे, ध्यान रखिएगा। फिर उर्दू, फिर आपका कन्नड़, फिर आपका ये करते हैं मलयालम, मलयालम, फिर आपका संस्कृत, फिर आपका तमिल, तमिल, ठीक है, फिर आपका असमिया, असमिया, फिर आपका तेलुगु और लास्ट कश्मीर, कश्मीर। इन 14 भाषाओं को रखा गया था हमारे 8वीं अनुसूची में जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 1950 में। लेकिन संशोधन के द्वारा भाषाओं को और जोड़ा गया, भाषाओं को और जोड़ा गया, ठीक है। तो जरा उसका भी हम लोग एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल उसका भी बना लेते हैं। तो थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्रम, क्रम, संशोधन, संशोधन, सन और भाषा, और भाषा, ठीक है। चलिए, तो क्रम पहला देख लेते हैं। ये हुआ था 21वां संशोधन। 21वां संशोधन में कब हुआ था ये? 1967 में, 1967 में। तो सिंधी भाषा को, सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया था। फिर आया हमारा दूसरा क्रम, और जो संशोधन था वो था 71वां संशोधन, 71वां संशोधन। और सन कब था? 1992 का, ठीक है, 1992 का। इसमें कौन कौन सा जोड़ा गया? कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी और नेपाली, और नेपाली। इन 3 भाषाओं को 71वें संशोधन में 1992 में जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। फिर आता है क्रम, तीसरा क्रम आता है हमारा, और संशोधन आता है 92वां, 92वां संशोधन था। और जो आपका सन था वह था 2003। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सा? संथाली, मैथिली, मैथिली, बोडो, बोडो और डोंगरी, डोंगरी। इन 4 भाषाओं को हमारे 92वां जो संशोधन था उसमें जोड़ा गया 2003 में, ठीक है। जरा इसका कुछ ट्रिक होता है, जरा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो संशोधन कौन कौन सा था? 3 संशोधन हुए थे, 21वां, 71वां और 71वां था ये, और 92वां, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना होगा, 71 और 92, ठीक है। तीसरा नंबर क्या करेंगे? तीसरे नंबर के लिए दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों को, ठीक है। तो 21 और 71 कितना हो जाएगा आपका? 92 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका संशोधन का ट्रिक। और दूसरा ट्रिक आपका था, चलिए दूसरा ट्रिक का क्या होगा आपका? भाषा को लेके। तो भाषा का क्या होगा? सेंधा, सेंधा, नमक, खाया, जो डॉक्टर BDMS के पास गए, BDMS के पास गए। अब जानते ही हैं कि डॉक्टर MBBS होते हैं, BDMS होते हैं, BDS होते हैं, गए, ठीक है। तो इसमें से हम कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं जो हमारे काम की है। क्या क्या निकालेंगे? सेंधा, नमक और BDMS, ये मेरे को 4 चीज़ें निकाल लेनी है, ठीक है। तो सेंधा से आपका हो जाएगा सिंधी, सेंधा से सिंधी, जो किस संशोधन में हुआ था?
21वें संशोधन में हुआ था, 21वें संशोधन में हुआ था। फिर आते हैं हम नमक पे, तो नमक से न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ठीक है। और संशोधन कब हुआ था इसका? 71वां संशोधन था। नमक नेपाली, मणिपुरी म से और क से कोंकणी, ठीक है। अब लास्ट आते हैं जरा BDMS पे, BDMS, ठीक है। तो B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और S से संथाली। ये 4 भाषाएं हमारी थी। कौन सा संशोधन था आपका? 92वां संशोधन था ये, ठीक है। उम्मीद आपको तैयार हुआ होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको। चलिए अब जरा हमको ये बता दीजिए आप लोग कि भाषाओं का जो जिक्र किया गया है वो किस एक्ट में किया गया, किस एक्ट में, कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो ये किया गया है 343 से लेकर 351 तक में किया गया है, जिक्र किया गया है भाषाओं का अनुच्छेद में, ठीक है। चलिए, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड एक में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। किसमें? 344 के खंड 1 में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं जरा। राजभाषा आयोग का जो गठन होता है वो अधिकारी कौन होता है? उसका अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का अधिकार होता है भाई, राष्ट्रपति का अधिकार होता है। राजभाषा आयोग बनाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। आगे चलते हैं जरा। बात है 1955 की। तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। ने श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया था। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि पहले तो ये अधिकारी कौन होता है राजभाषा का गठन करने का? तो राष्ट्रपति होता है। और जो पहले राजभाषा का गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। और ये 1955 में गठन किया गया था और जो अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ था 1963 में। राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था 1963 में, ठीक है। तो हमारी राजभाषा जो है, हमारी जो है वो हिंदी है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है। वो क्या है? आपका देवनागरी है। चलिए अब जरा देख लेते हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। ये भी देख लेते हैं जरा थोड़ा सा। तो हमारे देश में आर्य आए, जो हम लोग क्या हैं? आर्य ही तो हैं। अब आर्य का जो अर्थ होता था वो होता था श्रेष्ठ, वो होता था कुलीन, ठीक है, वो होता था स्वतंत्र, ठीक है। अब एक थे हमारे मैक्स सूलर, एक थे कौन? मैक्स सूलर महोदय ने
कहा है कि आर्यों का जो मूल स्थान है, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था, मध्य एशिया। आर्यों का जो मूल स्थान कहाँ पे है? एशिया में है। और जबकि हमारे बेताज बादशाह के नाम से चर्चित बेताज बादशाह, बताइए कौन है? बेताज बादशाह के नाम से चर्चित कौन है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्किकिक्स होक्स में आर्यों का मूल निवास स्थान बताया उत्तरी ध्रुव को। वो कहे कि जो आर्य थे वो मूलतः उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। लेकिन जो सर्वमान्य है वो क्या है? मध्य एशिया ही माना गया है, मध्य एशिया। ठीक है। ऋग्वेद में आर्यों का जो उल्लेख है वो 33 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 33 बार हुआ है। ठीक है। चलिए, और माना यह गया है कि वही इधर उधर घूमते रहे, बाद में भाषाओं को लेकर आए, यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहे, बाद में भाषाओं को लेकर आए। जरा एक चार्ट हम देख लेते हैं, एक चार्ट देख लेते हैं। मान लीजिए यह मध्य एशिया है, मान लीजिए यह मध्य एशिया है। तो मान लीजिए ये आर्य यहाँ थे मध्य एशिया में। ठीक है। अब जो भी भाषाएं हुआ ना वो सब आर्यों के द्वारा दी हुई है। अब जो लोग मध्य एशिया से पश्चिम की ओर गए, ठीक है, जैसे ग्रीक, तो उन्होंने क्या किया? जो आर्य थे जो मध्य एशिया के पश्चिम की ओर गए, उन्होंने ग्रीक भाषा, उन्होंने लैटिन भाषा, उन्होंने अंग्रेजी भाषा को जन्म दिया। अब जो आर्य थे वही आपके पश्चिम में गए और उन्हीं की टुकड़ी जो थी आपका पूरब में भी आई। अब पूरब में ये दो जगह गए, पूरब में ये 2 जगह गए, फारस, ईरान में इन्होंने बीडी भाषा से फारसी को जन्म दिया। ठीक है। जिन्हें मीडी भाषा से इन्होंने किसको जन्म दिया? फारसी को जन्म दिया। ठीक है। और दूसरा आया था वो आया था हिंदुस्तान में इन्होंने संस्कृत का प्रचार किया और इसी संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ। इसीलिए हिंदी भाषा को हिंदी भाषा जो है वो हिंदी भाषा की जननी क्या है? संस्कृत है। हिंदी भाषा की जननी क्या है? संस्कृत है। ठीक है। और संस्कृत को हमारी आदि भाषा भी कहा जाता है। ठीक है। तो थोड़ा सा शोर हुआ है बच्चों की वजह से, तो उसको आप लोग माइंड ना करें, अपना जो वो था आप उस पर कंसंट्रेट करें क्लास पे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग आगे की पढ़ाई देखेंगे। धन्यवाद।